हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हमारे संविधान के भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जिन्हें DPSP बोला जाता है, डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। ये किसमें है? ये हमारे संविधान के भाग 4 में इनका वर्णन है। भाग 4 इनके जो अनुच्छेद में वो कहाँ से कहाँ तक है? वो है अनुच्छेद 36 से 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक। और ये हमने कहाँ से लिए? ये लिए हमने आयरलैंड से। आयरलैंड से। ये जो DPSP भाग है ये क्या सुनिश्चित करता है? ये सुनिश्चित करता है एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के बारे में। क्या सुनिश्चित करता है? लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक भी कहते हैं इस भाग को। अगर ये राज्य जो इनमें अनुच्छेद दिए गए हैं अगर उनको पालन नहीं करता है तो हम इनकी लेकर के हम कोर्ट में जा सकते हैं। और जो ये कहते हैं भाग जो 3 है, भाग 3 को अगर उल्लंघन हुआ है, भाग 3 जो मौलिक अधिकार है, उनको अगर उल्लंघन हुआ है तो हम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद जो 32 है उसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और 226 है, अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर भाग 4 DPSP में अगर इनका उल्लंघन किया है, अगर उल्लंघन हुआ है तो हम इनको लेकर हम कोर्ट नहीं जा सकते। ये राज्य की मर्जी पर डिपेंड करता है कि वो इनको लागू करे या ना करे। कोर्ट नहीं जा सकते। इसमें एक केस आता है मिनर्वा मिल्स केस। इसमें क्या बताया था? जो फंडामेंटल राइट और जो DPSP हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, इसमें बताया गया था। और सर्वोच्च न्यायालय ने उसने फैसला दिया कि संसद को संविधान की मौलिक संरचनात्मक अवधारणा को खतरे में डाले बिना संविधान में परिवर्तन कर सकती है। यानी कह सकते हैं उसको जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें बिना परिवर्तन किए उसके जो मूल संरचना है उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं कैसे किया जा सकती, लेकिन संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास है, ऐसा इसमें कहा गया था। तो केस कौन सा था? मिनर्वा मिल्स केस। ये कब का है? 1980 का। 80 ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो फंडामेंटल राइट है और वो DPSP एक दूसरे के पूरक हैं। मौलिक अधिकार और DPSP एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, या कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब बात करेंगे अनुच्छेद 36 की। अनुच्छेद 36 वो क्या कहता है? जो राज्य शब्द है उसको आर्टिकल 36 में परिभाषित किया गया, उसकी परिभाषा के बारे में बताया गया। राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है
अगला जो अनुच्छेद है वो है 37। इसमें क्या है, जो DPSP है ये वाद्य योग्य नहीं है, लेकिन राज्य अगर कोई नीति बना रही है तो इन तत्वों का हमेशा ध्यान रखेगा। ये इस अनुच्छेद में क्या है, क्योंकि इनको हम जो DPSP है इनको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते। इसमें क्या कहा है, DPSP तत्व वाद योग्य नहीं है। DPSP तत्व वाद योग्य नहीं है, लेकिन राज्य नीतियाँ बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। अगर कोई राज्य है वो कोई नीतियाँ बना रहा है तो सबसे पहले इनका जरूर ध्यान रखेगा कि इनका उल्लंघन ना हो पाए। इनके आधार पर वो राज्य नीतियाँ बनाएगा। अब बात करेंगे अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 क्या कहता है, वह राज्य में किसी प्रकार की व्यवस्था करेगा जिससे क्या हो, जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके। यानी ऐसे कार्य स्टार्ट करेगा जिसमें लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, सामाजिक या आर्थिक या राजनीतिक रूप से न्याय प्राप्त हो सके। इस प्रकार की जो है राज्य व्यवस्था करेगा। क्या करेगा, राज्य इस प्रकार की व्यवस्था की स्थापना करेगा जिससे सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके। न्याय की प्राप्ति हो सके तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, ऐसी व्यवस्था करेगा। कौन करेगा, राज्य। अब बात करेंगे आर्टिकल 39। इसमें क्या कहा, जो सभी स्त्री और पुरुषों के लिए जो आजीविका है यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करने के का जो है उस सबको समान अवसर दिया जाएगा। और अगर राज्य प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन भी इस प्रकार से करेगा जिससे कि जो वहाँ के जो उस राज्य के जितने भी लोग हैं, जो अधिक से अधिक वहाँ की जनता को अधिक से अधिक उनका लाभ हो सके। और जो वहाँ की स्त्रियाँ हैं या पुरुष हैं उनके लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की प्राप्त हो, ऐसी व्यवस्था कौन करेगा, राज्य। ये अनुच्छेद 39 में, अनुच्छेद 39 क्या कहा है, सभी स्त्रियों व पुरुषों को आजीविका यानी जीवन यापन करने आजीविका प्राप्त
प्राप्त करने का समान अवसर देगा, कह सकते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसका जो बी क्लॉज क्या कहता है? वो कहता है राज्य प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार से करेगा जिससे कि अधिक से अधिक लोगों का हित हो सके। राज्य प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन इस प्रकार से करेगा कि जिससे वहाँ की जनता का अधिक से अधिक हो सके, अधिक से अधिक हित हो सके, इससे अधिकतम लोगों का हित हो सके या हित। अब बात इसके डी की, वो क्या कहता है? राज्य आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण पर रोक लगाएगा। क्या करेगा? राज्य आर्थिक संसाधनों के केंद्रीकरण पर रोक लगाएगा। अब इसकी डी, क्लॉज डी पे, जो सभी स्त्रियां या पुरुष हैं अगर वो समान कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए समान वेतन प्राप्त होगा। सभी स्त्रियां एवं पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। अब बात करेंगे आर्टिकल 39 से। ये है का जो आर्टिकल 39 है, ये जो संविधान में जोड़ा गया था वो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन ये लागू हुआ था 1977 में। ये किसके लिए है? ये है निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। अगर किसी के पास पैसे की कमी है या किसी आर्थिक रूप से कमजोर है या कोई अन्य वो है तो उसमें ये उसको कानूनी सहायता प्राप्त करेगा। और इसको अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कहता है? 1987 में नालसा की स्थापना की, जिसका मतलब होता है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। इसको जो ये एक्ट ये इसको और अधिक प्रभावी बनाता है। बात करेंगे आर्टिकल 39 से, अनुच्छेद 39A। ये किसके द्वारा जोड़ा गया था? 42वें समय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द्वारा। और ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 1977 में। 1977 में लागू होता है। ये किसके लिए है? ये किसके लिए आया था? मुझे फ्री लीगल एड के, यानी निःशुल्क कानूनी सहायता, निःशुल्क कानूनी सहायता जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए फ्री लीगल एड। लेकिन इसका सहारा ले हर एक कोई भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वही ले सकते हैं। इसको अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या किया गया था? जो है नालसा, उसकी स्थापना करते हैं 1987 में।
प्रभावी बनाने के लिए, इस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने के लिए 1987 का एक एक्ट आता है। वो कौन सा एक्ट था? जिसके द्वारा नालसा की स्थापना होती है, नालसा की स्थापना। इसका क्या मतलब था? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। क्या है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। और क्या जो इस 9 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? विधिक सेवा दिवस के रूप में 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं, सेवा दिवस। अब बात करेंगे अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 इसमें क्या है? जो राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा इसके लिए। और ये जो आर्टिकल 40 है, ये गांधी के जो ग्राम स्वराज की अवधारणा से संबंधित है। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। इसको जो आर्टिकल 40 है, इसको क्या कहते हैं? गांधी के जो ग्राम स्वराज की अवधारणा थी, ये जो आर्टिकल है उससे संबंधित है। गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा से संबंधित है। और ये कब लागू हुआ था? ये होता है 26 नवंबर 1950 को। इसमें एक अमेंडमेंट आता है 73वां पंचायत को लेकर, 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था उसमें। और 24 अप्रैल को ये ग्राम पंचायत का गठन, 24 अप्रैल 1993 को वो लागू होता है 73वां संविधान संशोधन। और जो 24 अप्रैल है, इसी दिन से हम ग्राम पंचायती दिवस मनाते हैं। पंचायती दिवस 24 अप्रैल। अब अनुच्छेद 41। यह जो सभी लोगों के लिए जो शिक्षा और काम तथा लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा। जैसे कि जो राज्य में बेकारी, जिनको रोजगार नहीं है, बीमार हैं उनको, जो बुजुर्ग हैं उनको, जो कुछ कर नहीं सकते उनको लोक सेवा से सहायता करवाएगा। ये कौन करवाएगा? राज्य। सभी लोगों को शिक्षा, काम, जैसे कि शिक्षा को किसके आर्टिकल 21 द्वारा जो उसको मौलिक अधिकार में जोड़ करके जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य कर दिया है। और जो काम है, जो मनरेगा के तहत 100 दिन की रोजगार गारंटी देता है तथा लोक सहायता उपलब्ध करवाएगा। जो राज्य में जो बेकारी हैं, राज्य बेकारी लोग, बीमारों, जिनके पास जो बीमार हैं, जो जिनके पास कोई काम नहीं है, बुजुर्गों को जैसे पेंशन के रूप में बुजुर्गों, तथा जो कुछ कर नहीं सकते, निःशक्तों को
राज्य क्या करेगा? लोक सहायता प्रदान करवाएगा, लोक सहायता करवाएगा। लोक सहायता करवाएगा। अब बात करेंगे अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? जो गर्भवती महिलाएं उनके लिए गर्भवती के दौरान उनको कुछ उनके पोषण के लिए कुछ खाना दाना या कुछ मनी यानी पैसे दे करके उनका जो बच्चे का अच्छे से विकास हो सके वो प्रसूति सहायता दर प्रदान करवाएगा। देखो, प्रसूति सहायता गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को सहायता उपलब्ध करवाएगा। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को सहायता उपलब्ध करना। अब बात करेंगे आर्टिकल 43 बी की। 43 बी क्या कहता है? जो राज्य सहकारी संस्थानों की स्थापना को बढ़ावा देगा। जो सहकारी संस्थाएं उनके अनुच्छेद 43 बी क्या है? राज्य सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देगा। और ये किस संविधान संशोधन द्वारा आया था? यह आया था 97 में, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 द्वारा। और इसी से जो संविधान में है सहकारी समिति को उससे इसमें जो सहकारी समिति है उनकी स्थापना को बढ़ावा देने के लिए आया था। अब बात करेंगे आर्टिकल 44। अनुच्छेद 44 किसकी बात करता है? समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड की। वो सभी नागरिकों के लिए विवाह हो, तलाक हो, गोद हो तथा उत्तराधिकारी के नियम में एक जैसे होंगे। ये जो कॉमन सिविल लॉ की बात करता है कि जो क्रिमिनल लॉ है वो तो सबके लिए यूनिफॉर्म हो चुके हैं। ये जो दीवानी के लॉ हैं ये अभी सभी के लिए कॉमन नहीं है। इन चीज़ को लेकर समान नागरिक जो संहिता है ये, और ये कहाँ लागू हो चुका अब तक? ये सबसे पहले जो लागू हुआ है गोवा में। समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड। इसमें क्या होगा? इसमें जो सभी नागरिकों के लिए जो सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोदनामा तथा उत्तराधिकारी के नियम एक जैसे होंगे। जो सिविल लॉ में कौन कौन से सिविल लॉ में कौन कौन होते हैं? जो सिविल बोले तो दीवानी के वो हुए, जैसे ये होते हैं आईपीसी में, जो जैसे कि तलाक हो गया, विवाह हो गया और क्या गोदनामा हो गया। ये सब किस में आते हैं? गोदनामा।
ये क्या हुए, ये अभी तक यूनिफॉर्म नहीं हुए, मतलब सभी के लिए सामान्य हुए हैं। जो क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल में क्या आते हैं, क्रिमिनल लॉ, फिर फौजदारी, फौजदारी के जो जैसे कि CRPC के, इसमें जैसे किसी की गोली मार कर हत्या कर दी, गोली हत्या, थप्पड़ मारना, ये है, ये सब के लिए ये जो लॉ हैं वो सब के लिए यूनिफॉर्म हो चुके हैं। जो सिविल लॉ है ये इनको समान करने के लिए ये आर्टिकल 24 इस बात को कहता है। तो अब अनुच्छेद बात करेंगे अनुच्छेद 45 की। अनुच्छेद 45 वो क्या है, जो 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे हैं, बच्चों के लिए पूर्व प्रारंभिक शिक्षा तथा और उनकी जो बाल व्यवस्था में जो उनकी देखभाल के लिए की जो व्यवस्था है वो राज्य करेगा। वो इसकी बात करते हैं 0 से 6 वर्ष, 6 वर्ष के बच्चों के लिए पूर्व प्रारंभिक शिक्षा तथा उनकी जो बाल अवस्था में उनकी बाल्यावस्था की देखभाल की व्यवस्था करेगा। ये चीज कौन करेगा, राज्य। अब बात करेंगे आर्टिकल 47 के। अनुच्छेद 47 ये किसकी बात करता है, ये कहता है पोषक युक्त भोजन की और जो मादक पदार्थ हैं शराब जैसे उनको ऐसे सेवन पर रोक लगने के लिए, मादक पदार्थ में जैसे अफीम हो गया, गांजा हो गया और शराब हो गई, इन पर बैन के लिए जो बिहार में जो बैन और गुजरात में जो बैन शराब बैन है वो इसी आर्टिकल के तहत वहाँ की सरकार ने उसको बैन किया हुआ है। आर्टिकल 47 कहता है पोषण युक्त भोजन की व्यवस्था कौन करेगा, राज्य। और जो मादक पदार्थ हैं, मादक पदार्थों के सेवन पर रोक वो कौन लगा सकता है, वो राज्य भी लगा सकता है। इसमें जो बिहार और जो गुजरात पर शराब पर बैन लगा हुआ है वो इसी के अनुच्छेद के आधार पर लगा हुआ है। इसे वो राज्य को यह आर्टिकल ताकत देता है वहाँ की उसमें शराब को बैन करने का, शराब बैन। अब बात करेंगे आर्टिकल 48। अनुच्छेद 48 एक किसकी बात करता है, जो गौवध है उस पर रोक की बात करता है, या जो कृषि है, पशुपालन है और उसकी, यह आर्टिकल किसकी बात करता है, गौवध पर रोक और कृषि और पशुपालन की बात करता है कि मनुष्य कृषि। अब बात करेंगे 48A की। अनुच्छेद 48A ये किसकी बात करता है कि राज्य पर्यावरण के संरक्षण करेगा एवं वहाँ वन एवं वन्य जीवों की भी रक्षा करेगा। और इसके लिए एक वो आता है अधिनियम, वन एवं वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 का। और इस जो आर्टिकल 38 किसके द्वारा जोड़ा गया था, 42 में संविधान संशोधन द्वारा। राज्य पर्यावरण
का संरक्षण करेगा तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करेगा। इसके लिए एक एक्ट और आया था, वो था वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। ये किस कब का है? 1972 का। और इस आर्टिकल को किसके द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। अब बात करेंगे आर्टिकल 49 अनुच्छेद राज्य जो है, इसमें क्या कहते हैं, इस आर्टिकल में क्या गया है, जो राज्य में कोई महत्वपूर्ण मंदिर, इमारत या कोई राष्ट्रीय इमारत है या राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को, उनके लिए उसका जो राज्य है उसका संरक्षण प्रदान करेगा, उनकी समय समय पर मरम्मत करवाएगा, उसके लिए ये आर्टिकल है। राज्य राष्ट्रीय स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को संरक्षण प्रदान करेगा। अब बात करेंगे अनुच्छेद 50 के बारे में। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। जो व्यवस्थापिका जैसे संसद वो कानून बनाएगी, और जो कार्यपालिका है वो इनको इम्प्लीमेंट करेगी, क्रियान्वयन में लाएगी। जो न्यायपालिका है उसकी ये जांच और समीक्षा करेगी। इनकी जो पावर है उनको अलग बांटा गया है। ये आर्टिकल अनुच्छेद सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे कि बोल सकते हैं व्यवस्थापिका क्या, जो कानून बनाने का काम हो किसका होता है? संसद का। क्या बनाएगी? कानून बनाना। और इसको कानून को लागू करने किसका काम? कार्यपालिका क्या करेगी? जो सरकार है उसमें क्या करेगी? उसको क्रियान्वयन में लाएगी। क्या करेगी? क्रियान्वयन में लाना, इम्प्लीमेंटेशन करना। इम्प्लीमेंटेशन करना। बात करेंगे जो न्यायपालिका है वो क्या करेगी? न्यायपालिका में कौन कौन आते हैं? सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जो ये कानून बनाए उनकी जांच या और समीक्षा करेगी। कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करेगी? जांच करना और उसकी समीक्षा करना। अब बात करेंगे अनुच्छेद 51 के बारे में। अनुच्छेद 51
क्या कहता है, भारत अंतर्राष्ट्रीय साक्षी, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है उसको बढ़ावा देगा, और भारत की विदेश नीति को संवैधानिक आधार है। क्या कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देगा, बढ़ावा देना। विदेश की, जो भारत की विदेश नीति है, ये जो क्या है वो उसका संवैधानिक आधार है। अब बात करेंगे जो DPS में जो प्रोफेसर KT साहब ने इसको क्या कहा है, जो DPSP है वो एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा के आधार पर होगा, मतलब राज्य की इच्छा के आधार पर। अगर राज्य चाहे तो इनको इम्प्लीमेंट कर सकता है, अगर ना चाहे तो नहीं कर सकता। नोट करके लिखेंगे, प्रोफेसर KT साहब क्या कहा है DPSP को, DPSP एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। और जो सर आइवर जेनिंग्स ने इसको क्या कहा है, जेनिंग्स क्या कहा, उन्होंने क्या कहा DPSP को पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा की संज्ञा दी है। इन्होंने DPSP को पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा की संज्ञा दी है। तो ये था हमारे DPSP नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो अब अगले क्लास में मिलते हैं, जो मूल कर्तव्य है भाग 4 में, उनके बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए MR7 क्लासेज।